अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का टॉपिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उसकी कुछ बुनियादी बातें बताता है। ठीक है, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है वो आखिर क्या होते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स किन चीज़ों को कहते हैं, और इनका क्या पर्टिकुलरली फॉर्मेट होता है। यानी कि हम फॉर्मेट देख लेंगे और कुछ बुनियादी बातें डिस्कस कर लेंगे। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है ना, ये हम इसलिए बनाते हैं कि हमें ये पता चले कि हमारी कंपनी में जो कैश था, जो पैसा था, वो आखिर कहाँ से आया, यानी कि कहाँ से उसका कैश का इनफ्लो हुआ, और कहाँ उसका कैश आउटफ्लो हुआ, यानी कि वो इस्तेमाल हुआ। एक बिजनेस में पैसे के कैश इनफ्लो की बहुत सारी सोर्सेज होती हैं। अगर मैं कैश इनफ्लोज की बात करता हूँ, तो बिजनेस में पैसा कैसे आ सकता है? बिजनेस में पैसा आ सकता है कैश सेल से। कैश पे अगर आप किसी को कोई चीज बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, यानी कि कैश का इनफ्लो होगा। एक बिजनेस में पैसा तब आ सकता है जब आपने कोई पास्ट में क्रेडिट की सेल्स करी हो और वो डेटर आपको पैसा दे। देखिए, जब आप क्रेडिट की सेल्स करेंगे ना, तब आपकी डबल एंट्री पास होती है, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तब पैसा नहीं आता, तब कैश रिसीव नहीं होता। बल्कि ऐसा होता है कि डेटर को आप बोलते हो ठीक है, आप 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन बाद मुझे पैसे दे दो। लेकिन जब वो डेटर मुझे पैसा देता है तो मैं डबल एंट्री पास करता हूँ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और डेटर को क्रेडिट करता हूँ। तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स से मुझे जो पैसा रिसीव होता है, क्रेडिट सेल्स नहीं, ये याद रखना। आज अगर मैंने क्रेडिट पर चीजें बेची हैं तो उसका मतलब तब पैसा नहीं आया होगा। बल्कि जब क्रेडिट सेल्स में करता हूँ तो एंट्री पास होती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। और फिर जब वो डेटर जिनको मैंने क्रेडिट सेल्स करी है वो मुझे पे करते हैं और मैं पैसा रिसीव करता हूँ, तो मेरा एक कैश इनफ्लो अकर होता है। इसी तरह से कैश इनफ्लो मजीद किस तरह से इनकर हो सकता है? मिसाल के तौर पर आपने जो है वो अपने कुछ पैसे किसी सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। अब सेविंग अकाउंट से आपके पास इंटरेस्ट आ सकता है, इंटरेस्ट इनकम आप रिसीव कर सकते हो। इंटरेस्ट इनकम में जो पैसा आपने रिसीव किया है वो आपका कैश इनफ्लो होगा। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो किसी फिक्स एसेट का डिस्पोजल किया है, तो डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट से भी आपके पास पैसा आया होगा। तो ये वो सारी सोर्सेज होती हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी सोर्सेज हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई ये कैश का इनफ्लो है या पैसों का आना है। इसी तरह से बहुत सारी जगह आप बिजनेस में पैसा इस्तेमाल भी करते हो, यानी कि कैश का आउटफ्लो भी होता है। कैश आउटफ्लोज की कॉमन एग्जांपल्स क्या है? कैश परचेजेस, यानी कि मैं अगर कैश पर कहीं से चीजें परचेज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने कैश पे किया होगा, मेरा पैसा गया होगा। इसके बाद मैंने अगर क्रेडिट पर परचेज करी है और उसकी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्रेडिट पर जब मैं परचेज करता हूँ तो क्रेडिटर या लायबिलिटी या पेएबल एक आ जाता है, लेकिन जब उसकी मैं इवेंचुअली पेमेंट करता हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा होता है। इसके अलावा हो सकता है कि मैंने जो है वो कहीं से लोन लिया हो और लोन पे मुझे एक इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना हो, इंटरेस्ट पेड ऊपर मैं इंटरेस्ट रिसीव लिख देता हूँ। कहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है और वहां से मैंने इनकम इंटरेस्ट रिसीव किया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया और नीचे इंटरेस्ट पेड आ गया, यानी कि मैंने कोई लोन लिया था और उसमें मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट करी। टैक्स की कोई पेमेंट हो सकती है, तो टैक्स की पेमेंट मैंने करी होगी वो। या फिर मैंने कोई फिक्स एसेट अगर परचेज किया है तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये वो कॉमन चीजें हैं जिनके लिए आपकी जेब से पैसा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का मेन मकसद ये होता है कि वो आपको ये बता दे कि ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर आपने कहाँ कहाँ से आपको पैसा रिसीव हुआ, और आपने कहाँ कहाँ पैसा पे किया, और नेट आपके पास अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है और कुछ कॉम्प्लेक्स बातें हैं, लेकिन मान लो लेट से कि हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को आया, और सवाल ने ये बोल दिया कि भाई आपने जो है कैश सेल्स करी थी, कैश सेल्स से आपको 100 रुपए मिले। जिनको आपने पास्ट में कभी क्रेडिट सेल्स करी थी उन्होंने आपको 50 रुपए दिए। जहां से आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई थी वहां से आपने 30 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव किया, और आपने 300 रुपए के जो है वो फिक्स एसेट्स, अपने नॉन करंट एसेट्स बेचे, जिससे आपको प्रोसीड्स मिली, पैसा मिला। जब मैं नॉन करंट एसेट सेल करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा ना, मेरे बैंक अकाउंट में या कैश में पैसा आएगा जब मैं कोई चीज बेच रहा हूँ। तो जनाब मैं कह देता हूँ कि ये मेरे सारे कैश इनफ्लोज हैं 480 के। और इसी तरह से मेरे पास कुछ कैश के आउटफ्लोज भी हैं। अब कैश आउटफ्लोज की भी मैंने आपको मिसालें दी हुई है। एज्यूम कर लो कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर हमने जो कैश परचेजेस करी थी वो 50 रुपए की करी थी। ठीक है, हमने जो क्रेडिट की परचेजेस पहले करी भी थी, उसके अगेंस्ट मैंने जो पैसा पे किया, उसके अगेंस्ट जो मैंने पैसा दिया, पैसा पे किया अभी,
वो मैंने लेट से 25 रुपए किया, ठीक है। 25 रुपए पिछले मेरे जो क्रेडिट परचेजेस थे उनको यानी कि पेबल्स को पे किया, यानी कि डबल एंट्री पास करी, पेएबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कहीं से लोन लिया हुआ था, उस पर 10 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, टैक्स वाले को जो टैक्स देना था वो 70 रुपए बन रहा था, वो टैक्स उसको दिया। और मैंने कुछ नॉन करंट एसेट्स परचेज करे जिनकी वैल्यू 150 रुपए थी, तो 150 रुपए के नॉन करंट एसेट्स परचेज करे, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कुल मिलाकर मैंने 305 रुपए पे करे। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो नेट कैश इनफ्लो है, या आप कह सकते हो कि नेट इंक्रीज इन कैश है, या इंक्रीज इन कैश कह लो, इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या होगा भाई? ड्यूरिंग द ईयर आपने जो है मुख्तलिफ जगहों से 480 रुपए रिसीव करे हैं, और आपने मुख्तलिफ जगहों पर 305 रुपए पे करे हैं, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपको नेट 175 रुपए कैश ज्यादा मिला। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारा कैश फ्लो है। अच्छा, ये याद रहे कि अगर लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि जितना भी कैश मिल रहा है वो या तो बैंक में जा रहा होगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स ने डेटर्स ने मुझे पैसे दिए, तो एंट्री पास हुई होगी बैंक डेबिट डेटर्स क्रेडिट, या फिर एंट्री पास हुई होगी कैश डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। इसी तरह से डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के जो 300 रुपए मिले हैं उसकी एंट्री पास हुई होगी कैश डेबिट या फिर बैंक डेबिट। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर जितना भी कैश इनफ्लो रिसीव किया वो या तो कैश की फॉर्म में किया या तो बैंक की फॉर्म में किया, ऐसे ही करूंगा। और जितना भी कैश पे किया वो या तो बैंक अकाउंट से पे किया, या फिर मेरे पास जो हाथ में कैश पड़ा हुआ था उससे पे करा। तो यानी कि ये 480 मैंने रिसीव करे कैश में या मेरे बैंक अकाउंट में आए हैं। ये 305 रुपए या तो मैंने पे करे हैं कैश से या मैंने अपने बैंक अकाउंट से पे करे हैं। तो ये 175 रुपए रिफ्लेक्ट कर रहा होगा इंक्रीज इन योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अमाउंट। ये जो पूरे साल का आपके पास नेट कैश इनफ्लो आ रहा है या इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर आ रहा है ना, अगर आपके पास किसी सवाल में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हो, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एज्यूम कर लो कि साल के शुरू में कंपनी का कैश इन हैंड और कैश इन बैंक का टोटल जो अमाउंट था, यानी कि उसके हाथ में जितना पैसा था कैश में, मॉनेटरी टर्म्स में, नोट्स में, और बैंक अकाउंट में जितना पैसा था वो 500 था। और अगर ड्यूरिंग द ईयर ये पैसा जो है वो 175 से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 175 रुपए आपने 480 रुपए रिसीव किए और 305 पे किए हैं, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस जो होगा फॉर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये जो अमाउंट होगा ना, जो आपका क्लोजिंग अमाउंट होगा, ये कितना होगा? ये मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि साल के शुरू में मेरे पास 500 रुपए थे और ड्यूरिंग द ईयर मैंने 480 रिसीव किए, जिसमें से 305 पे कर दिया, तो 175 वहां से बच गए, तो मेरे जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 675 रुपए होगा। ठीक है जी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का मेन पर्पज होता है कि वो ये बता देता है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से कहाँ पर आपने पैसा पे किया और कहाँ से आपने पैसा रिसीव किया। अब ये तो मैंने एक बड़ी आसान सी एग्जांपल बता दी, लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे तो उसमें मजीद हमें मुश्किलात भी फेस आएंगी, और कुछ मुश्किल और कुछ कॉम्प्लेक्स बातें भी होंगी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि देखिए, प्रॉफिट्स और कैश ये दोनों डिफरेंट चीजें, प्रॉफिट्स और कैश ये दोनों डिफरेंट चीजें। प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं एक्रूअल्स बेसिस पर, जबकि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है ये कैश बेसिस पर बन रहा है, यानी कि ये प्योरली कैश का आना है या कैश का जाना है, ये कैश बेसिस पर बन रहा है। सर इसकी मिसाल दे दें, एक छोटी सी एग्जांपल दे दें। देखिए, लेट से एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर आपने जो है ना वो कैश पर परचेजेस करी, ठीक है। आपने कैश पर 50 रुपए के गुड्स परचेज करे, तो आपने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट 50, और परचेजेस को क्रेडिट कर दिया आपने 50 से। अच्छा, आपने क्रेडिट पर भी कुछ चीजें परचेज करी। क्रेडिट पर चीजें परचेज करने का मतलब ये है कि मैंने किसी से उधार पर चीजें परचेज करी, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ उसकी मैंने पेमेंट अभी भी नहीं करी। तो लेट से मैंने पेएबल्स को डेबिट किया 25 रुपए, ठीक है, और मैंने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया 25 रुपए। एज्यूम कर लो एक चीज 25 रुपए की आती है, तो मैंने दो चीजें खरीदी 25-25 रुपए वाली कैश पर, उसी वक्त कैश उसके लिए पे करा और वो चीजें मैंने हासिल कर ली। और मैंने क्रेडिट पर एक चीज परचेज करी 25 रुपए वाली, तो 25 से पेएबल्स डेबिट हो गया और परचेजेस क्रेडिट हो गया। अब एज्यूम कर लो ड्यूरिंग द ईयर ये सारी चीजें मैंने बेच भी दी, ठीक है। मैंने दो चीजें खरीदी, फिर मैंने एक चीज खरीदी, मैंने दो चीजें जो खरीदी उसके लिए मैंने कैश भी पे किया, 50 रुपए में खरीदी, और एक चीज मैंने जो खरीदी
वो मैंने क्रेडिट पर खरीदी, और जब क्रेडिट पर चीज खरीदता हूँ तो मैं पैसे तब पे नहीं करता। हो सकता है मैंने अगले साल पे किया, हो सकता है उसी साल पे किया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ उस साल पे नहीं करे। तो अगर आप देखेंगे तो मेरी टोटल परचेजेस कितनी है, 75 रुपए की, और कितने यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, 2 और 1 3 यूनिट्स। अब एज्यूम कर लो कि ये यूनिट्स मैंने बेच दिए। अब लेट से अगर मैंने ये यूनिट्स बेचे, और मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं एक यूनिट 30 रुपए का बेचता हूँ, और मैंने सारे यूनिट्स बेच दिए, और मैंने सारे यूनिट्स कैश पर बेच दिए, तो डबल एंट्री क्या पास होगी? डबल एंट्री, सॉरी अच्छा परचेजेस, एक मिनट रुकिएगा, परचेजेस करिए ना मैंने, एक मिनट, कैश जाएगा, कैश जाएगा, सॉरी सॉरी, ये करेक्ट कर लीजिएगा काइंडली। अच्छा, इसी तरह से परचेजेस यहाँ पे भी डेबिट और पेएबल्स क्रेडिट होगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा छोटी सी, मैंने गलती से जो है वो डबल एंट्रीज गलत पास कर दी थी। परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, आपने दो चीजें 25 रुपए वाली खरीदी, और फिर एक चीज आपने 25 रुपए वाली क्रेडिट पर खरीदी, तो आपके पास आपने 75 रुपए की टोटल चीजें खरीद ली, लेकिन पेमेंट आपने कितनी करी है, या आपका कैश आउटफ्लो कितना हुआ है? आपका जो कैश का आउटफ्लो है, आपका जो कैश आउटफ्लो है वो 50 रुपए। ठीक है, आपका कैश का आउटफ्लो क्या है? 50 रुपए, यानी कि आपने 50 रुपए दिए हैं, हालांकि चीजें कितने की खरीदी है? 75 की। ऑन दी अदर एंड आप एक और चीज एज्यूम करो कि लेट से आपने ये तीनों चीजें कैश में बेच दी, और आप एक चीज 30 रुपए की बेचते हो, तो जब आपने तीन चीजें बेची होंगी तो आपने एंट्री पास करी होगी 30 × 3। 30 × 3 का मतलब ये है कि आपने जो चीजें बेची होंगी वो 90 की बेची होंगी, तो आपके पास कैश 90 आया, और सेल्स कर दो क्रेडिट 90 रुपीज। अब आपका यहाँ पर कैश का इनफ्लो कितना हुआ है? आपका यहाँ पर कैश का जो इनफ्लो हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है वो 90 हुआ है, बिकॉज आपने जो चीजें बेची हैं वो कैश पर बेची हैं, तो आपके पास कैश डेबिट हो गया 90 रुपीज, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया आपने 90 रुपीज। आपने तीन चीजें 30 30 रुपए के हिसाब से 90 रुपए की बेच दी। अब जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना, जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट में आप सेल्स रेवेन्यू लिखोगे। सेल्स रेवेन्यू आपके पास क्या आएगा सर? सेल्स रेवेन्यू मेरे पास जो है ना वो 90 रुपीज आएगा, बिकॉज मैंने तीन चीजें बेची हैं और एक चीज 30 रुपए की बेची है। इसमें से लेस करोगे आप, क्या लेस करोगे आप इसमें से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा सर? जो चीजें हमने बेची हैं वो 25 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, लिहाजा तीन चीजों की टोटल कॉस्ट जो है वो 75 रुपए बनी। यानी कि जो चीजें आपने बेची हैं वो आपने खरीदी 75 रुपए की थी। ठीक है जी, आपने तीन चीजें बेची 30 रुपए के हिसाब से, आपने तीन चीजें बेची 30 रुपए के हिसाब से, यहाँ पर मैं वापस से 30 × 3 लिख देता हूँ। आपने तीन चीजें बेची 30 रुपए के हिसाब से, वो तीन चीजें आपने खरीदी थी 25 रुपए के हिसाब से, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ, आपका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 15 रुपए। अच्छा, कुछ लोग ये कंफ्यूज होंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर वो तरीका हम करें तो देखें, हम एज्यूम करें कि कंपनी के ऑपरेशंस का पहला साल है। अगर कंपनी के ऑपरेशंस का पहला साल है तो ओपनिंग स्टॉक भी जीरो होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी जीरो होगा, तो अगर आप वो मूवमेंट बनाओगे तो भी इसी तरह का रिजल्ट आएगा। आप लिखोगे सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू आपके पास क्या होगा? तीन यूनिट्स आपने बेचे हैं 30 रुपए के हिसाब से, लेस लिखोगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक में एज्यूम कर रहा हूँ कि जीरो है। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देते हो परचेजेस को। परचेजेस आपके पास जो है आपने ड्यूरिंग द ईयर जो चीजें खरीदी हैं, 25 रुपए वाली तीन चीजें खरीदी हैं, ये टोटल आपका आंसर हो गया 75 रुपए। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर देते हो। क्लोजिंग स्टॉक आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि तीन चीजें आपने खरीदी थी और तीनों चीजें आपने बेच दी हैं, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जीरो है। तो आपके पास इसमें से इसको माइनस करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, वही 75 रुपए आएगा, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आपका दोबारा से इसी तरह से 15 रुपए आ रहा होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ अदर एक्सपेंसेस नहीं है, पहली एग्जाम्पल है, तो चीजें जो है वो ब्रीफ एंड सिंपल एंड शॉर्ट रखी। अब देखिए, ये जो 15 रुपए कहलाएगा ना, ये 15 रुपए तो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ये जो 15 रुपए है, ये 15 रुपए आपका प्रॉफिट कहलाएगा। 15 रुपए आपने मुनाफा कमाया है, 15 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है जी, 15 रुपए आपने मुनाफा कमाया है, 15 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि जी कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो कितना है, तो कैश इनफ्लोज कितने हुए सर? कैश इनफ्लोज तो 90 हुए, क्योंकि हमने तीन चीजें जो बेची थी उससे हमें 30 रुपए के हिसाब से 90 रुपए मिले। ये हमारा कैश का इनफ्लो है, तो वो 90 रुपीज है। कैश के आउटफ्लोज कितने हैं? कैश के जो आउटफ्लोज हैं, आपने जो तीन चीजें खरीदी थी, लेकिन पेमेंट आपने कितनों की? पेमेंट आपने सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की करी। तो अगर मैंने सिर्फ दो चीजों की पेमेंट करी तो मेरी जेब से 25 × 2 यानी कि 50 रुपए गए। तो मेरा जो कैश फ्लो होगा ना, मेरा जो नेट इंक्रीज इन कैश होगा, नेट इंक्रीज इन कैश होगा फॉर द ईयर, वो 40 रुपए होगा। रीजन ये है कि ऑल्दो मैंने मुनाफा 15 रुपए कमाया, लेकिन ये जो मुनाफा कैलकुलेट होता है ये एक्रूअल्स बेसिस पर कैलकुलेट होता है।
एक्रूअल्स बेसिस का कॉन्सेप्ट ये बात नहीं देखता कि तुमने परचेजेस के लिए पेमेंट करी थी या पेमेंट नहीं करी थी, वो तुम्हारी टोटल परचेजेस को देखता है। तो सेल्स रेवेन्यू 90 था 3 यूनिट्स का, और 3 यूनिट जो तुमने परचेज करे थे उसकी कॉस्ट 75 रुपए थी, तो तुम्हारा प्रॉफिट 90 आया। अलबत्ता जब आप बात करोगे अपने कैश के इंक्रीज की, तो आपने 90 रुपए में 3 यूनिट्स बेचे हैं, 3 यूनिट्स 30 रुपए के हिसाब से 90 में बेचे हैं, और पेमेंट सिर्फ 2 यूनिट्स की करी है, तो आपका नेट इंक्रीज इन कैश जो होगा ना वो 40 होगा। ठीक है जी। तो ये चीज जरा बहुत गौर से नोट करिएगा कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का जो कैश फ्लो है और किसी उसी कंपनी का जो प्रॉफिट है, उसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सेम नहीं होगा। प्रॉफिट और कैश फ्लोज दोनों डिफरेंट चीजें हैं। प्रॉफिट एक्रूअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है, वो ये नहीं देखता कि पैसे पे करे या नहीं। और जो कैश होता है वो आप इफेक्टिवली देख रहे हो कि कितना कैश इनफ्लो आया है, यानी कि नेट मैंने कितना रिसीव करा है। अच्छा, साथ में एक और चीज आपको आनी चाहिए, वो ये है कि आपको प्रॉफिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए, प्रॉफिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए कैश में। यानी कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सवाल आपको ये प्रॉफिट दे दे, मिसाल के तौर पर सवाल बोले कि भाई कंपनी का प्रॉफिट है 15 रुपए, बताओ कंपनी का कैश फ्लो क्या होगा। जाहिर है वो कुछ डिटेल्स आपको देगा साथ में। अब देखिए यहाँ पर जरा हम लॉजिकली कॉमन सेंस के हिसाब से अगर अपना सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और मुझे सिर्फ ये बोला जाए कि जी 15 का प्रॉफिट है, और ये सारी चीजें दी हुई हो कि भाई कैश परचेजेस कितनी थी, क्रेडिट परचेजेस कितनी थी, कैश सेल्स कितनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ हो, और मुझे ये बोला जाए कि इस प्रॉफिट और ये जो कैश है 40 का, 15 का प्रॉफिट है ना, ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कंपनी का 15 है, और ड्यूरिंग द ईयर का कंपनी का जो कैश है, कैश का जो इंक्रीज है, नेट इंक्रीज इन कैश है, नेट इंक्रीज इन कैश है, वो 40 है। मुझसे ये पूछा जाए कि ये दोनों डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्यों आ रहा है, या इन दोनों को रिकनसाइल करो, तो मैं क्या करूंगा। देखो जरा अगर मैं लॉजिकली सोचूं ना, तो देखो 90 रुपए कैश इनफ्लो था, ये सेल्स रेवेन्यू भी 90 था, क्योंकि सारी सेल्स जो थी वो मेरी कैश पर ही थी। जबकि कैश आउटफ्लो 50 था, क्योंकि कैश आउटफ्लो में सिर्फ और सिर्फ कैश पर परचेज करे हुए यूनिट्स का कैश आउटफ्लो आ रहा है, जो यूनिट्स आपने कैश पर परचेज करे उसकी पेमेंट आ रही है। हालांकि यहाँ पर 75 आ रहा है, यहाँ पर 75 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यूनिट आपने क्रेडिट पर खरीदा और बेच दिया, एक्रूअल्स बेसिस पर या प्रॉफिट्स में वो भी आता है। तो आप इसमें क्या ऐड कर दो, आप इसमें ऐड कर दो, आप इसमें ऐड कर दो कितना, आप इसमें ऐड कर दो इंक्रीज इन पेएबल्स की वैल्यू। सर इंक्रीज इन पेएबल्स का क्या मतलब है। देखो ड्यूरिंग द ईयर जितने से आपके पेएबल्स इंक्रीज हुए हैं, वो पेएबल्स आखिर इंक्रीज क्यों हुए हैं, इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज की, उस पर्टिकुलर यूनिट के आपने पैसे पे नहीं करे हैं। तो आपने अगर उसके पैसे पे नहीं करे हैं तो पेएबल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और पेएबल्स उतने से इंक्रीज होंगे जितने से आपकी ये परचेजेस की आपने पेमेंट नहीं करी है इस एग्जांपल के हिसाब से। तो आप अगर उसको ऐड कर दोगे, यानी कि एक यूनिट की एडिशनल कॉस्ट इधर माइनस हुई हुई थी जिसकी पेमेंट नहीं हुई थी, वो अगर मैं इस प्रॉफिट में ऐड कर देता हूं तो मैं उसी अमाउंट पर आ जाऊंगा जो मेरा कैश का इंक्रीज है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें मैंने करी हैं अभी कैश के हवाले से, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के हवाले से। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या देखा जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ये देखा जाएगा कि आपका कैश कितने से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट्स और कैश दोनों अलग चीजें होंगी, और ये उसकी कुछ बुनियादी या बेसिक सी एग्जांपल थी जिसको मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अभी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।